हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों क्या बताऊं, लो जो तुम कह रहे थे आ गया सैंपल पेपर क्लास 11th मिड टर्म एग्जाम। और ये पेपर जो है वो लास्ट ईयर के मिड टर्म का एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। तो यार थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इस पेपर में लास्ट टर्म मिड टर्म में मीन मीडियन मोड था, तो जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें मीन मीडियन मोड आपको मिलेगा, तो हम उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे फिलहाल। और एक और चीज, माइक्रो में एक और चैप्टर आ रहा था लास्ट ईयर, वो है कॉस्ट, तो हम कॉस्ट को भी इस पेपर में ड्रॉप करेंगे। और उसके अलावा सारे क्वेश्चन आपके काम के, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। आप लोगों के कहने पे मैं वीडियो लेके आ गया हूं, अब आप मेरे कहने पे इसको इतना शेयर करो कि सबके पास पहुंचा दो। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि पेपर में टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। 17 क्वेश्चन दोनों के होंगे, ठीक है। और 17 में से आप सबको पता है कि 10 क्वेश्चन 1 मार्कर पार्ट फर्स्ट में और 10 क्वेश्चन 1 मार्कर पार्ट सेकंड में होंगे। और हाँ, मैं क्वेश्चन पेपर है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डोंट वरी, और मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझा दूंगा, तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपके ये पेपर काम आने वाला है। तो आओ देखो जरा क्या है हमारे पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन, बस ध्यान रखना, जहां पे क्वेश्चन किसका दिखेगा, मीन मीडियन मोड का, या फिर क्वेश्चन किसका दिखेगा आपका कॉस्ट का, तो मैं वो छोड़ूंगा। देखो जरा पहला क्वेश्चन, देखो क्या है हिंदी मीडियम के बच्चों। देखो बेटा क्या है पहला क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सी सूचना सांख्यिकी नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चों आप भी क्वेश्चन देख लो बेटा लगे हाथों, कि कौन सा इनमें से स्टैटिक्स नहीं है, सांख्यिकी इनमें से कौन सा नहीं है। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिक्स, इनमें से कौन सा स्टैटिक्स नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। आओ देखो ऑप्शन क्या क्या है, आप सब ऑप्शन पढ़ो। देखो पहला ऑप्शन क्या है कि भाई बर्थ रेट इंडिया में 17 पर 1000 है और 7 पर 1000 अमेरिका में है, तो दो देश का डेटा है, तो भैया ग्रुप में हो गया ना, तो ये तो स्टैटिक्स है। कौन सा नहीं है हमें वो पहचानना है। कह रहा है ओवर द पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में इंडिया हैज वॉन 30 टेस्ट मैच, इंडिया 30 टेस्ट मैच जीता है और 11 टेस्ट मैच इंडिया हारा है। तो यहां पे भी देखो आप, दो इंफॉर्मेशन है, कितने जीता कितने हारा, ग्रुप में इंफॉर्मेशन है, तो ये भी स्टैटिक्स है। यहां पे देखो क्या है, एक बच्चे के पास 500 रुपए का पॉकेट मनी है, एक बच्चे के पास पॉकेट मनी है 500 रुपए की, ठीक है। और अगले में देखो क्या है, एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th 600, क्लास 11th के बच्चों के पास औसतन पॉकेट मनी 600 रुपए है। तो आप देखो ये स्टैटिक्स है, ये भी स्टैटिक्स है, ये भी स्टैटिक्स है, लेकिन आप इसको देखो, ये सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि ये सूचना है सिर्फ एक बच्चे की, कि भाई एक बच्चे के पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए का पॉकेट मनी है। तो आपका ऑप्शन सी है। इंग्लिश ये रहा आपके पास आंसर, और हिंदी वाले बच्चों ऑप्शन सी है। यार क्वेश्चन आपने देख ही लिया था, क्या था क्वेश्चन आपके पास। ये था पहला क्वेश्चन आपके पास, और ये है ऑप्शन सी कि एकांश के जेब में 500 रुपए हैं, एक बच्चे के जेब में 500 रुपए हैं, ठीक है। सांख्यिकी की विशेषता, उम्मीद है आपको याद होगा कि सांख्यिकी कहता है ग्रुप में सूचना होनी चाहिए, यहाँ पे एक व्यक्ति की सूचना है, तो ये सांख्यिकी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ जरा, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि भैया निम्न को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सत्य असत्य बताना है। आपको पता है इसमें ऑप्शन होते हैं आपके पास। पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो क्या लिखा है, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत से आंकड़ों का संकलन करने से है। प्राइमरी डेटा का मतलब है कि आप आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत मतलब प्राइमरी डेटा, इसका मतलब है कि आपने डेटा कहां से इकट्ठा किया है, ओरिजिन से इकट्ठा किया, जहां पे घटना घटित हुई है। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट फर्स्ट, बिल्कुल सही है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो उद्गम के स्रोत से, आप सोर्स ऑफ ओरिजिन से इकट्ठा करते हो। दूसरा कथन देखो, प्राथमिक आंकड़े सांख्यिकीय अध्ययन से संबंधित प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना प्रदान करते हैं। बताओ भाई प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आपको प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देखो ये सी ऑप्शन होगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, सत्य है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों आप भी एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, ये वाला भी सेकंड क्वेश्चन देख लो इंग्लिश।
ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। क्या लिखा है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। पता है ना आप सबको कि प्राइमरी डेटा कहां से आता है? सोर्स ऑफ ओरिजिन से। और प्राइमरी डेटा जो है वो आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो भी कहां से? तो सीधा प्लेस ऑफ ओरिजिन से। तो ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों को ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखो क्या है, ध्यान देना क्वेश्चन थर्ड की तरफ। हिंदी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन थर्ड में? धन, श्रम, समय की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विधि संग्रहण की सर्वाधिक खर्चीली विधि है? कह रहा है कि बताओ इन चारों में से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप बताओ। टेलीफोनिक मेथड, क्या इसमें ज्यादा खर्चा आता है? नहीं जी, ना ज्यादा खर्चा आना ना ज्यादा टाइम लगना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला, प्रश्नावली और अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रहण करना, क्वेश्चन एरे मेथड, प्रश्नावली विधि, ये भी लेस एक्सपेंसिव होता है। इस पे आओ बच्चों, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, तो बिल्कुल जी यही है आपका आंसर, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। उम्मीद है आप सबको याद होगा, एक ऐसा मेथड जिसमें अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर खुद पहुंचता है अफेक्टेड पर्सन तक और डेटा लेके आता है। तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर के पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, उन सबकी सैलरी देनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा, तो ये आपका सही आंसर है। और अगला भी पढ़ लो, स्थानीय स्रोत व संवाददाता विधि, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। इसमें आप खर्चे से बचने के लिए वहां के एक लोकल बंदे को हायर कर लेते हो। तो मतलब कि इन चारों में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आपका पॉइंट सी है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इंग्लिश वाले बच्चों आप भी देख लो बेटा एक बार क्वेश्चन, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन थर्ड। देखो क्या लिखा है, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड, सबसे ज्यादा खर्चीली विधि क्या है? तो मैंने आपको बताया कि इन चारों में से डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड था। आओ क्वेश्चन फोर्थ की तरफ आ जाओ, हिंदी मीडियम। क्वेश्चन फोर्थ देखो क्या है आपके पास। हाँ, कथन अभिकथन का प्रश्न, मतलब कि रीजन असर्शन का क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो जरा असर्शन क्या लिखा है, अभिकथन क्या है। 11वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, 11th में नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 5 10 15 या 25 हो सकते हैं, मतलब कि पूरे कंप्लीट नंबर में हो सकते हैं, किंतु ये 1 1/2 1 1/4 1 1 3/4 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक विविक्त चर है, विविक्त मतलब डिस्क्रीट सीरीज है। तो ये स्टेटमेंट बच्चा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप बताओ ना, एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या इस तरीके से पॉइंट में जा सकते हैं? नहीं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे जाएंगे? कंप्लीट नंबर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, विविक्त चर, मतलब इंग्लिश डिस्क्रीट सीरीज है ये, ठीक है। और नीचे बता रहा है कि भाई क्या होता है विविक्त चर। देखो कारण में क्या बता रहा है, विविक्त चर वो चर है जिनके मूल्य 1 या पूर्णांक के रूप में बढ़ जाते हैं लेकिन निरंतर नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। पूर्णांक मतलब कंप्लीट नंबर की फॉर्म में बढ़ता है। तो बच्चा बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। और अगर आप पूछते हो कि एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्यों हो सकते हैं, पॉइंट में क्यों नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, विविक्त चर किसे कहते हैं, वही यहां पे लिखा है। तो ए असर्शन सही है, रीजन भी सही है और इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन फर्स्ट है यहां पे कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए है। आओ इंग्लिश में भी एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 4 इंग्लिश मीडियम। देखो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 11th में 1 2 3 4 5 10 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं हो सकते क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो बिल्कुल सही। और रीजन में लिखा है कि डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो इंक्रीज होता है, जंप होता है, किसमें, कंप्लीट नंबर की फॉर्म में, ना कि कॉन्टिन्यूअस मतलब पॉइंट की फॉर्म में। तो दोनों सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर आपका इसका फर्स्ट था, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों का एक क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन 4 करते रहो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं हम, हिंदी मीडियम। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ बच्चा। देखो क्वेश्चन 5 क्या है आपके पास,
ये है क्वेश्चन 5। देखो क्या लिखा हुआ है, एक औसत नौकरी पेशा परिवार के व्यय को निम्नलिखित वृत्तीय चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। एक परिवार है, उसको उसके व्यय को, उसके खर्चे को इस तरीके से दर्शाया गया है, इस तरीके से शो किया गया है। ठीक है, देखो किस किस पे कितना, भोजन पे कितना खर्च कर रहा है ये परिवार, खाने पे ये परिवार कितना खर्च कर रहा है देख लो आप भाई, 42% खाने पे कर रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य पे, हेल्थ फैसिलिटी पे ये परिवार कितना खर्च कर रहा है, 15%। शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है ये फैमिली, शिक्षा पे कितना खर्च कर रही है आप चेक कर लो एक बार, 20%। अदर पे कितना खर्च कर रही है, 18%। और रहने पे, रेसिडेंट पे कितना खर्च कर रही है फैमिली, 5%। ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, क्वेश्चन क्या है वो देखो जरा। क्वेश्चन है इसका, ये तो आपका क्वेश्चन था, और पूछा क्या उन्होंने, मांगा क्या है, द एंगल शो द पाई डायग्राम फूड एंड हाउसिंग। खाने के लिए, फूड के लिए और हाउसिंग के लिए, खाना और घर के लिए कितना एंगल है। हिंदी में भी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, देखो हिंदी में भी ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके पास, यहां पे आ गया है, उपरोक्त वृत्तीय चित्र में भोजन और आवास के लिए प्रदर्शित कोण को बताइए। तो किस किस के लिए बताना है, आप याद रखना, फूड के लिए बताना है और रेसिडेंट्स के लिए, भोजन और आवास के लिए। एक बार आप पाई डायग्राम पे चलो मेरे साथ, एंगल निकालना बड़ा आसान होता है। आप आ जाओ पाई डायग्राम पे एक बार, ये रहा पाई डायग्राम। किस किस के लिए बताना था हमें, फूड के लिए, खाने के लिए बताना था, और आवास मतलब हाउसिंग के लिए बताना था। चलो मेरी हेल्प करो, कैसे निकालोगे, कितने डिग्री का है फूड वाला, देखो जरा कहां है फूड वाला बॉक्स, ये है आपका, है ना, फूड पे ये है। कैसे बताया था मैंने आपको, बात हुई है हमारी, कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो 42% और इनटू में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई, 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, या कई लोग कहते हैं 360 बटे में 100, एक ही बात है। तो आपको फूड का पता चल जाएगा। और ऐसे ही फिर हाउसिंग कहां है आपके पास, देखो जरा, हाउसिंग ये है आपका हाउसिंग। तो क्या करोगे, 5% इंटू 3.6, है ना, करो जरा एक बारी, कितना आएगा इसका आपका मल्टीप्लाई करके, 0 3 15 18, है ना, 18 आ जाएगा इसका, ये आपका 18 आ जाएगा। यहां पे देखो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 42 36 2 24 25 का 5, फिर आपके पास 6, फिर 12 2 1, है ना, फिर 5 और फिर 1, तो 15.1, नहीं सॉरी 151.2, ठीक है, 151.2, एक का 18 और दूसरे का 151.2। आ जाओ चेक कर लो, देखो कहां है 18 और 151.2, देखो कहां है ना, एक का तो आपका बुरा 151.2 और दूसरे का क्या था आपका, हाउसिंग आपका यही है ना, ये है आपका हाउसिंग। चेक कर लो एक बार, हाउसिंग कितना है आपके पास, ये रहा हाउसिंग, 3.6 मल्टीप्लाई 5 03 15 18, ठीक है, 18 हाउसिंग पे 18 आना चाहिए था, ये रहा आपके पास, देख लो, ठीक है। एक का तो 151.2 है, 151.2 आपका फूड का है। हाउसिंग का आप एक बार चेक कर लेना, वहां पे शायद से कुछ डेटा में, इंफॉर्मेशन में कमी है। बाकी आपको मैं बता चुका हूं, मल्टीप्लाई किससे करना है, 3.6 से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 151.2 वाला आंसर है, वैसे सब में 151.2 है। दूसरा देख लो डेटा क्या है, मल्टीप्लाई सही से कर लेना। आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास था, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, पहले एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ लो, देखो क्या है, ध्यान देना क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है, कथन पहला और कथन दूसरा, दो स्टेटमेंट गिवन है, जरा पढ़ना। दंड आरेख वह आरेख है जिसमें आंकड़ों को दंडों या लाइनों के रूप में प्रकट किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, बार डायग्राम यही तो होता है जिसमें आप क्या करते हो, इस तरीके से डायग्राम बनाते हो, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, दंडों की चौड़ाई अलग अलग होती है परंतु ऊंचाई एक जैसी होती है। गलत है ना, चौड़ाई एक जैसी होती है ना, और चौड़ाई हमेशा बार की क्या होती है, एक, लेकिन ऊंचाई उसकी वैल्यू के हिसाब से बदलती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत। देखो कहां है इसका आंसर, पहला सही और दूसरा गलत होना चाहिए इसमें। देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला सही और दूसरा गलत। कथन
कथन पहला सत्य और कथन दूसरा असत्य है ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चों आप भी देख लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 6 में कि bar diagram are those diagram in which data are presented in form of bar और लाइन। तो बिल्कुल सही है, बार डायग्राम में डेटा कैसे होता है, बार या फिर लाइन की फॉर्म में होता है। बार आप समझ लो बार की फॉर्म में होता है। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, द ब्रेथ ऑफ द बार डिफरेंट बट द हाइट रिमेन सेम। गलत बोल गया ना, उल्टा बोल गया। ब्रेथ जो है वो सेम होती है, चौड़ाई हर जगह सेम होती है, लेकिन हाइट वेरी करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी में कि इसका आंसर फर्स्ट होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स है। बच्चों पिछला पाई डायग्राम वाला ठीक है ना, जैसे ही डिग्री परसेंट को डिग्री में बदलना होता है मल्टीप्लाई बाय 3.6 आप करके चेंज कर लोगे, है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी मीडियम, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन 7 में, से कम लेस देन, से कम संचयी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आवर्ती वक्र किस प्रकार बनता है। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि जो लेस देन वाला ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, ये होता है लेस देन, ठीक है, और जो मोर देन वाला ग्राफ होता है बेटा वो ऐसे आता है, ये होता है मोर देन, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, लेस देन ऊपर से नीचे आता है, नीचे की ओर घटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, एक्स अक्ष के समांतर वाई अक्ष के समांतर। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नीचे की ओर घटता हुआ, सॉरी लेस देन है ना बेटा, लेस देन ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, सॉरी अभी हमारी बात हुई कि लेस देन कहां की तरफ बन रहा होता है, लेस देन बन रहा होता है इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो इसका सही आंसर ये है बी, और ये ऑप्शंस इसके गलत है, ठीक है। लेस देन कभी भी आप ग्राफ बनाओगे, बना के देखना लेस देन सीरीज को, से कम को, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता बनेगा, ठीक है। चलो इंग्लिश में भी देख लो आप इस क्वेश्चन को कि लेस देन का ग्राफ कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये इंग्लिश में। व्हाट इज द शेप ऑफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शेप कैसा होता है, राइजिंग अपवर्ड, ठीक है। मैं बता रहा हूं फिर से, लेस देन राइजिंग अपवर्ड, और जो मोर देन होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड का होता है। तो याद रखिए ये इसका सही आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, द मोड, बेटा मोड हमारा सिलेबस नहीं है तो मैं क्वेश्चन 8 छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुलक इस बार टर्म 1 में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन 8 आप छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 9 क्या है आपके पास, 8 हमने छोड़ दिया है बच्चा, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन 9 पे बढ़ो। 9 में क्या है, 9 का क्वेश्चन बेटा मीन से रिलेटेड है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस बार मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 टॉपिक, और उसके अलावा एक टॉपिक है आपका कॉस्ट। ये 4 टॉपिक आपके सिलेबस में इस बार टर्म 1 में नहीं आ रहा है। तो अगर इन 4 के टॉपिक के क्वेश्चन मिले तो मैं उसे ड्रॉप करूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 भी छोड़ दिया हमने, क्वेश्चन 10 भी छोड़ दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मीन से रिलेटेड है। 3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, 10 छोड़ दिया यहाँ पे हमने, 9 छोड़ दिया यहाँ पे हमने, और 8 भी छोड़ दिया। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन हमने इस पेपर के ड्रॉप किए हैं अभी तक। 8, 9, 10 ड्रॉप कर दिया हमने, तीनों मीन मीडियन मॉड से रिलेटेड है। चलो जी बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। पहले हिंदी वालों आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक ही बार आंसर समझाता हूं। क्वेश्चन 11 की तरफ ध्यान दो। नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। इंग्लिश में पढ़ लो भाई, क्वेश्चन हिंदी वालों, ठीक है। नीति निर्माणकर्ता जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो किस तरीके से स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का उपयोग करते हैं नीति निर्माण करने में। ये हिंदी में क्वेश्चन था, इंग्लिश में भी एक बार आप क्वेश्चन 11 देख लो। क्वेश्चन 11 में इंग्लिश में क्या लिखा है, देखो एक बार क्या लिखा है कि जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो स्टैटिकल डेटा का किस तरीके से यूज करते हैं, फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से बताना है। देखो बच्चा चैप्टर 1 में लिखा है, चैप्टर
1 और 2 कई बुकों में एक साथ है, तो वहां पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी का महत्व। और उस सांख्यिकी के महत्व वाले आंसर में लिखा है कि सांख्यिकी नीति निर्माणकर्ताओं, पॉलिसी मेकर्स की हेल्प करती है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई बताओ स्टैटिक्स किस तरीके से, सांख्यिकी किस तरीके से नीति निर्माणकर्ता, पॉलिसी मेकर की हेल्प करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, नीति के निर्माण में। बहुत सिंपल सी बात है। देखो सपोज करो देश में बहुत गरीबी है, तो गरीबी जब बहुत है तो बहुत है बोलने से बात नहीं बनेगी ना, हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि गरीबी कितने लेवल पे है, कितने परसेंट है, कौन से क्षेत्र में है। अब कौन से क्षेत्र में गरीबी है, सरकार को उस क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उस क्षेत्र की पहचान कैसे होगी, उस क्षेत्र की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वहां जाके मतलब पूरे देश का आपको सर्वे करना पड़ेगा, जनगणना करनी पड़ेगी। तो आप एक क्षेत्र की पहचान करोगे, आप देखोगे कि गरीबी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, और नीति निर्माण सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्षेत्र के लिए नीति बनाएंगे। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। उदाहरण के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, उदाहरण के लिए एग्जांपल लिया है, देख रहे हो। उदाहरण के लिए हमने कहा कि कोई क्षेत्र है, वहां पे हमें नीति बनानी है, ठीक है। मान लो गरीबी के ऊपर नीति बनानी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस क्षेत्र की पहचान करनी होगी जहां गरीबी सबसे ज्यादा है। अब कैसे, सपना आएगा, रात को सो रहे थे सपना आया, अरे वहां बहुत गरीबी है, नहीं, सर्वे करवाना होगा, सांख्यिकी से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे, पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा गरीबी है, और जो पॉलिसी मेकर है, नीति निर्माण करता, उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर नीति का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप बोल देना कि हाँ ये सही है कि स्टैटिक्स नीति निर्माण करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे एक क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी होने के कारण, ठीक है, नीति निर्माण मतलब किसी देश में गरीबी होने के कारण नीति निर्माण करता उस देश में सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवाने के बाद पहचान करते हैं कि कौन से क्षेत्र में गरीबी अत्यधिक है, उस क्षेत्र को पहचानने के बाद वहां पे गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहले कदम उठाए जाते हैं। तो आओ इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचो। देखो क्या लिखा है, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड। अरे यार ये मीडियन आ गया, मीडियन सिलेबस का पार्ट नहीं है इस बार। मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। हिंदी वाले बच्चों आप भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 इस बार आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। देख लो क्वेश्चन नंबर 12 हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इधर भी मीडियन है, इधर भी मीडियन है, माध्यिका है, तो हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़िए, देखिए क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है, व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा, इंग्लिश, ठीक है। और द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के लिए किन्हीं 3 स्रोतों पर चर्चा करिए। सेकेंडरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा के कोई 3 सोर्स बताने हैं। बहुत सिंपल, अनुसंधानकर्ता अगर पहली बार खुद या गणक को भेजकर आंकड़े मंगवाता है तो वो प्राथमिक है ना, वो प्राथमिक है। तो द्वितीयक क्या है, द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा वो है जो पहले से ही कहीं पे किसी ने इकट्ठा कर रखा है, किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने, और वहां से आप मांग कर ले आए, उन आंकड़ों का आप उपयोग कर रहे हो अपने उद्देश्य के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा। ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, पहले से इकट्ठा किया हुआ है, किसी और ने अपने लिए इकट्ठा किया था, आप वहां से मांग के लेके आए तो वो द्वितीयक है, वो सेकेंडरी है। अच्छा जी, डेफिनेशन हो गई। और कहां कहां से मिल सकते हैं, 3 क्यों मैं तुझे ज्यादा बताता हूं। देख, न्यूज़पेपर से मिल सकता है, सेकेंडरी डाटा कहां से मिल सकता है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से मिल सकता है, गूगल से मिल सकता है ना। और कहां से मिल सकता है, सरकारी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकता है, सरकारी संस्थानों से, निजी संस्थानों से मिल सकता है, किसी एनजीओ से मिल सकता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब से मिल सकते हैं। तो कई सारे स्रोत हैं जहां से आप सेकेंडरी डाटा इकट्ठा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। आगे बढ़े मालिक, आगे चलें, चलते रहिए, बच्चा पैठी चलें आगे, सब ठीक हो, सबको समझ में आ रहा है। अगर अभी भी कोई कमी रह जाए तो आप कमेंट में बता देना, हम उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भाई साहब बहुत बार मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बोला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, क्या कह रहा है, अपवर्जी श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला में अंतर बताइए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिफरेंस बताओ। इंग्लिश मैंने यहीं पे बोल दिया क्वेश्चन, आ जाओ एक बार इंग्लिश वाले बच्चों, तुम्हें ये क्वेश्चन मैं दिखा भी दूं। अपवर्जी और समावेशी, हिंदी आपने देख लिया ना, इंग्लिश वाले बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। ये रहा आपका क्वेश्चन इंग्लिश, पीछे रह गया क्या, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर था आगे होगा, देख लेते हैं एक बारी।
हाँ ये रहा, क्या है, क्या बताना है हमें, हमें बताना है डिफरेंस एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव, हिंदी अपवर्जी और समावेशी श्रृंखला। अरे बहुत सिंपल है यार, मैंने बताया ना आपको, ये देखो मैं CI लिख रहा हूं, CI ये लिखा हुआ है, चलो यही पे एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, ये है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, अपवर्जी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, तो ये क्या बन जाता, इंक्लूसिव, समावेशी, अपवर्जी समावेशी, हिंदी इंग्लिश एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिया। पहचान देखो, पहचान क्या है, जो एक्सक्लूसिव सीरीज होता है उसमें एक का अपर उच्चतम सीमा, पहले वर्ग की उच्चतम सीमा दूसरे वर्ग की न्यूनतम सीमा के बराबर होती है। इस वाले में एक की उच्चतम सीमा दूसरे के न्यूनतम के बराबर नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एक और डिफरेंस क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है 0 to 10 ना, तो इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब लेंगे, लेकिन 10 को सम्मिलित नहीं करेंगे। मतलब एक की उच्चतम सीमा को दूसरे के न्यूनतम में लिया जाएगा, मतलब कि एक की उच्चतम सीमा यहां पे शामिल नहीं होगी, तभी तो नाम क्या दिया हमने, एक्सक्लूसिव, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर 0 से 9 लिखा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारा ले लेंगे। बात समझ गए, ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, तो जो उच्चतम सीमा है वो नहीं लेंगे, और ये इंक्लूसिव है, सम्मिलित है ये, तो इसमें 0 to 9 न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को इसी वर्ग में ले लिया जाएगा। समझ गया मेरी बात, समझ में आया सबको। पहचान क्या है इसकी, एक एक्सक्लूसिव की एक की उच्चतम सीमा दूसरे के न्यूनतम के बराबर होती है, और उसके अलावा जो उच्चतम सीमा है वो पहले वर्ग में नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या है, उच्चतम सीमा एक की दूसरे के न्यूनतम के बराबर नहीं होती, और न्यूनतम और उच्चतम दोनों को पहले वाले में ही ले लिया जाएगा। इसमें 10 से 19 सारा लिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है 10 से 20 लिखा है ना, तो 10 से 19 लेंगे, 20 को नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग पहचान गए, पहचान गए आप भी भाई साहब। चलिए आगे देखो क्या है अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये था हमारा क्वेश्चन। पहले तो डिफरेंस था, फिर इसी के और में 14वें के और में एक और क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मिलान चिन्ह क्या होता है, टैली मार्क्स किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आवृत्ति वितरण के लिए मिलान चिन्ह बनाइए, इस क्लास इंटरवल के लिए हमें मिलान चिन्ह बनाना है बेटा, टैली मार्क्स बोलते हैं हम इसको। और क्या होता है ये, आप देखो ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है। इसमें कितने 4 चीजें ना, 0 से 10 4 चीजें, तो मिलान चिन्ह में क्या करोगे आप, 1 2 3 4, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 है, 1 2 3, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 है, 1 2। समझ गया क्या करना था इसमें, इस बात को करने के इसमें 3 या 4 नंबर थे, 4 नंबर थे आपके पास। तो टैली मार्क्स क्या होता है चल गया पता, मिलान चिन्ह कहते हैं इसे, ठीक है। और क्या कह रहा है, किसका मिलान चिन्ह बना के भी दो, तो आप बता देना। मिलान चिन्ह ये बताता है कि किसी भी चीज की आवृत्ति कितनी बार है ना। 0 से 10 के बीच टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल 4 चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, तो इसी को हम दर्शाते हैं, इसे मिलान चिन्ह टैली मार्क्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश तुम्हें भी ये क्वेश्चन, ठीक है, टैली मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो। क्वेश्चन 14 के बाद 15वें पे आ जाइए। मैं 15वां आपके लिए नहीं करूंगा, 15th क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मीन मीडियन मोड इस बार नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, वृत्त आरेख पाई डायग्राम आ रहा है ये क्वेश्चन, और अभी पीछे भी एक क्वेश्चन था इसका। तो पाई डायग्राम में क्या देखते हैं हम, क्या सीखा था हमने, हम देखते हैं क्वेश्चन परसेंट में है या सीधा है। अगर क्वेश्चन सीधा है, सीधा नंबर लिखे तो पहले हम उसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री में। और अगर क्वेश्चन पहले से ही परसेंट में दिया हुआ है तो सीधा डिग्री में। और क्या सिखाया था, कैसे, मल्टीप्लाई 3.6, मल्टीप्लाई 3.6, मल्टीप्लाई 3.6, मल्टीप्लाई 3.6, इधर भी मल्टीप्लाई 3.6, तो हो जाएगा आपका काम। सीधा ये किस में कन्वर्ट होगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको कंपास का यूज करके सर्कल बनाना है, और फिर डी की हेल्प से आपको जो भी डिग्री यहाँ पे बन के आएगा उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कर लेना इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उम्मीद करता हूं सबको ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको ये समझ में आया कि अगर क्वेश्चन परसेंट में होता है तो सीधा 3.6 से मल्टीप्लाई, और परसेंट में नहीं होता तो पहले हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करते, फिर 3.6 से मल्टीप्लाई करते। और 3.6 क्यों, ये भी सबको ठीक है। 360 डिग्री और डिवाइड बाय परसेंट में है तो बटे में 100, तो डिवाइड होके क्या आ जाएगा 3.6।
समझ गए, क्यों 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 के बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसके और में एक क्वेश्चन और है बच्चों, देखो क्या है, कालिक श्रृंखला ग्राफ क्या होता है, इसको इंग्लिश में टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। और सांख्यिकीय आंकड़ों के ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के लाभ बताइए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फायदे बताओ। इंग्लिश में भी एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के क्या फायदे होते हैं, क्वेश्चन देख लो एक बारी। ये रहा क्वेश्चन, देखो इंग्लिश वाले बच्चों आप भी क्वेश्चन देख लो, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, व्हाट इज मीन बाय टाइम सीरीज ग्राफ। मैंने बोला था ना आपको, कालिक श्रृंखला मतलब टाइम सीरीज ग्राफ। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फायदे, पहले आप ये सुनो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के फायदे, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें। पहली बात, सरल प्रस्तुतिकरण, सिंपल प्रेजेंटेशन। दूसरी बात, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान होता है। तीसरी बात, अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का एक आकर्षक तरीका है। लो जी, तीन अच्छी बातें मैंने बता दी, सरल होता है, सिंपल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सरल होता है, उसके अलावा इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान होता है, और अट्रैक्टिव तरीका है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, व्हाट इज टाइम सीरीज ग्राफ। यार टाइम सीरीज ग्राफ कालिक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण बताता है कि किस समय पे क्या था। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2010 में मेरे पास टोटल 500 बच्चे पढ़ते थे, और 2011 में मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 700 हो गए, और 2012 में मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो 600 हो गए। अब अगर मैं इसी बात को ग्राफ पे दिखाता हूं तो वो टाइम सीरीज ग्राफ होगा। देखो इस तरीके से बनता है, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये 100 है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पे हमने वर्ष डाल दी, ठीक है। 2010 में कितने बच्चे थे मेरे पास, 2010 में थे 500 स्टूडेंट। 2011 में कितने स्टूडेंट थे मेरे पास, तो ये 2010 था बच्चा। और 2011 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे मेरे पास, 700। फिर 2012 में कितने स्टूडेंट है मेरे पास, 600, ये 2012 है मान लो, यहां पे मेरे पास टोटल 600 बच्चे, ठीक है। तो ये आपने एक ग्राफ टाइप बना दिया। मान लो और इंफॉर्मेशन होती, ये ग्राफ और ऐसे बन जाता, तो इसी को आप टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हो। वर्ष गिवन होंगे, साल गिवन होगा, इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको डॉट प्लॉट करना है और उसको मिला देना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ग्राफ बना दिया। तो इसी को टाइम सीरीज ग्राफ, कालिक श्रृंखला ग्राफ कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था ये हमारे पास, हिंदी मीडियम। आओ देखो क्वेश्चन 17 क्या है आपके पास, बहुलक निकालना है हमें, मॉड निकालना है। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मीन मीडियन मॉड इस बार टर्म 1 का सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप करते हैं। तो बच्चा पार्टी ये आपका स्टैटिक्स वाला पोर्शन था, सांख्यिकी वाला, तो ये पूरा हो गया। अब आ जाओ माइक्रो की तरफ। माइक्रो में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है, हिंदी, पहले हिंदी में पढ़ लो। किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। कह रहा बताओ कौन सी ऐसी इकोनॉमी है, कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सबको पता है, बताओ जी कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी। मिश्रित में दोनों का हस्तक्षेप होता है ना। और ये क्या है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में बोलो, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में पूरा पूरा सरकार का ही हस्तक्षेप होता है। मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था है ना, मार्केट इकोनॉमी को बोलते हैं, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी, तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और अगला है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तीन होती है ना, मिश्रित, मिक्स्ड, दोनों है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। इसमें क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और इसमें क्या है, पूरा पूरा कंट्रोल मार्केट का है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। तो यही आपका आंसर है इसका सी। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। देखो जी क्या लिखा हुआ है कि कौन सी इकोनॉमी ऐसी है, इन विच इकोनॉमी गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मिक्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, कंट्रोल में सिर्फ गवर्नमेंट है, और जो फ्री है, सही कह रहे हैं ना जी, फ्री कोई मार्केट बोलते हैं ना, फ्री इकोनॉमी जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये आपका जो है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। पहले आप हिंदी में देखो क्या है क्वेश्चन 19। 19वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये रहा 19वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। पहले हिंदी वाले बच्चों देख लो आप। निम्न चित्र में उत्पादन संभावना वक्र AB के बिंदु P से उत्पादन संभावना वक्र A1 B1 के बिंदु Q पर खिसक गया है। देखो एक पीपीसी था आपके पास AB, ये पीपीसी था AB, इस पे एक पॉइंट था P, और अब एक दूसरा पीपीसी है A1 B1, इस पे एक पॉइंट है Q। मतलब कि एक पीपीसी से हम दूसरे पीपीसी पे चले गए हैं। ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, संसाधन बढ़ गया, रोजगार में वृद्धि हो गई, तकनीक में गिरावट हो गया, हास्य हो गया, और संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हुआ। अरे बच्चों कितना सिंपल है, आप एक पीपीसी से दूसरे पीपीसी पे जा रहे हो, यहां से आप इधर जा रहे हो, क्या हुआ होगा, संसाधन बढ़ते हैं तभी तो पीपीसी खिसकता है। तो इसका सही आंसर आपका ए होना चाहिए कि संसाधन, रिसोर्स बढ़ गया है। चलो बच्चा, इंग्लिश वाले बच्चे आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन को बस देख लो, आंसर आप समझ चुके हो मुझे पता है। क्या है कि एक पॉइंट है P, कौन से उस पे, पीपीसी AB पे, ये AB है, इस पे पॉइंट P है, और एक नया पीपीसी है, उस पे हम चले गए पॉइंट Q पे। तो क्या हो गया, आप सबको पता है पीपीसी कब शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग कब होती है, जब क्या हो जाए, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। तो इसका भी ऑप्शन इंग्लिश में मैंने बता दिया, तो ऑप्शन A है। चलो जी 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां था ना ये, 20वें पे चलते हैं। देखो जरा हिंदी में क्या है 20वां क्वेश्चन। कह रहा है कथन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और सही सही आंसर दीजिए। देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़ना। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। बिल्कुल सही है भाई, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। देखो ना यार, मैं 3 गिलास पानी पी चुका था, मेरी टोटल यूटिलिटी 50 थी, अब मैंने 4 गिलास पानी पी लिया, मेरी टोटल यूटिलिटी 55 हो गई। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट मैंने यूज किया, इससे मेरी टोटल यूटिलिटी 5 से बढ़ गई। तो यही तो है सीमांत उपयोगिता। तो बिल्कुल सही है ये लाइन, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बिल्कुल सही लाइन है। दूसरी लाइन पढ़ो, दूसरी में क्या लिखा हुआ है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। बिल्कुल सही है, आपको ग्राफ उम्मीद है याद होगा, ये रहा आपका ग्राफ। जब ये 0 होता है तो TU अपने टॉप पॉइंट पे होता है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, उच्चतम बिंदु। तो मतलब A और B दोनों स्टेटमेंट सही है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है। आप देख लो कौन से ऑप्शन में लिखा है भाई, दोनों सही। आपको जाना पड़ेगा एक बारी, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हुए चलते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हुए चलते हैं। देखो इंग्लिश में ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी। जो क्यों मिला, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी। तो ये भी बिल्कुल सही। बस हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। देखो कौन सा ऑप्शन है, क्या है, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। नहीं, दोनों ट्रू वाला देखो ना कौन सा है, ऑप्शन सी। ये रहा आपके पास ऑप्शन सी कि भाई ये वाला ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। हिंदी वालों तुम्हें भी क्लियर है कि इसका आंसर सी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। चलो बच्चा, अब ये 20वें क्वेश्चन के बाद 21वें पे चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हिंदी वाले आप भी पढ़ लेना, मैं अभी आपको दिखाता हूं क्वेश्चन। देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। कह रहा सही से पढ़ो और आंसर दो। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लिया हमने भाई। क्या गिवन है, कंज्यूमर की इनकम गिवन है, एक्स का प्राइस गिवन है, वाई का प्राइस गिवन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, इनमें से बजट लाइन का स्लोप क्या है, बजट रेखा का ढलान क्या है। बेटा सबको मैंने बताया था बजट लाइन का स्लोप होता है माइनस प्राइस ऑफ एक्स। क्या होता है बजट लाइन का स्लोप, माइनस प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। ये बजट लाइन का स्लोप होता है। आप मुझे बताओ यहाँ पे एक्स का प्राइस क्या है, -4
एक्स का प्राइस 4 है, माइनस फॉर्मूले में होता है क्योंकि बजट लाइन का स्लोप भी डाउनवर्ड होता है, अपॉन में वाई का प्राइस क्या है 5। देखो कहीं पे ऑप्शन है क्या -4/5? ऑप्शन है लेकिन 4/5 है, माइनस नहीं है, तो गलत हो गया ना, माइनस होना चाहिए था, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। -4/5 बजट लाइन का ढलान, बजट रेखा का ढलान होता है एक्स की कीमत बटे में वाई की कीमत। इंग्लिश तुम्हारा हो गया। हिंदी एक बारी बच्चों तुम भी देखो क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि ध्यान पूर्वक पढ़िए और इनका उत्तर दीजिए। क्या लिखा है, उपभोक्ता की आय इतनी है, वस्तु एक्स की कीमत इतनी, वाई की कीमत इतनी। कह रहा है सही आंसर पहचानो। तो मैंने बताया कि बजट रेखा का ढलान क्या है, -px अपॉन py। एक्स का प्राइस 4 रुपए और वाई का 5 और साथ में माइनस का फॉर्मूला। तो बेटा 4/5 ऑप्शन तो है हमारे पास लेकिन माइनस नहीं लगा हुआ, तो हमने बोल दिया इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये आपका 21वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। 22वें की तरफ बढ़ो मेरे साथ। देखो क्या है, सबसे पहले इसको देखो, इसी के और में एक और क्वेश्चन है, अधिमान वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन प्राप्त कब होता है। इंग्लिश आईसी अप्रोच के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। तो आप सबको पता है कि आईसी अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आईसी का ढलान और बजट लाइन का ढलान दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब ग्राफ इस तरीके का बन जाए। ऐसा ग्राफ बनने का मतलब है एमआरएस बराबर हो गया किसके, px/py के। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। इंग्लिश आपको यहीं पे समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे, आप सब समझ गए कि क्या क्वेश्चन है, कि आईसी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये वाली कंडीशन पूरी होगी। ठीक है, 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपके पास, पहले हिंदी देख लो आप, क्या लिखा है, रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ना। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तब उस वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है और विलोम, पहले चेक करो सही या गलत। देखो प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, टी एंड कॉफी, बताओ अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सही कह रहे हैं, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। आगे लिखा है प्रतिस्थापन वस्तु वो वस्तु है जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती है। अरे भाई सब्स्टिट्यूटेड गुड्स क्या वो गुड्स है जो मिलकर डिमांड पूरा करता है, नहीं, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स वो है जो एक दूसरे की जगह पे यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ए सही है, आर गलत है। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा इंग्लिश में 22 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन, ए सही आर गलत। देखो भाई ए सही और आर गलत होगा इसका, ये रहा। देखो कौन सा ऑप्शन है कि ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी इसका सही है। आओ इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 था आपका, ये इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 22 है ये हमारा। ठीक है, क्वेश्चन पीछे रह गया, मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको, आंसर तो आपको पता चल ही गया। क्वेश्चन 22 है इंग्लिश में ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन, ये रहा। देखो पढ़ लो एक बार इंग्लिश वाले बच्चों। व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स इज आल्सो इंक्रीज, बिल्कुल सही है। प्राइस ऑफ टी इंक्रीज तो डिमांड ऑफ कॉफी आल्सो इंक्रीज, तो बिल्कुल सही। और उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड गुड्स वो जो कंप्लीट होते हैं डिमांड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलके, तो ये गलत है। सब्स्टिट्यूटेड गुड्स वो जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन 22। आगे चलते हैं क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। हिंदी क्वेश्चन 23 पे ध्यान दो, क्या है 22, ध्यान दो बच्चों। मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान प्रकट करता है। डिमांड कर्व का स्लोप जो डाउनवर्ड है वो क्या बताता है, वो बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कीमत और मांगी गई मात्रा में कैसा रिलेशन है, विपरीत संबंध है। पढ़ लो एक बारी,
कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध, तो नहीं। अगला, कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच कोई संबंध नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध, बिल्कुल सही है ना। डिमांड कर्व का जो स्लोप डाउनवर्ड है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। 23 का आंसर सी होगा हिंदी। इंग्लिश आप भी मेरे साथ एक बार 23 देख लो। इंग्लिश बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये रहा इंग्लिश 23 आपके पास। क्या बता रहा है क्वेश्चन 23, देखो क्या बता रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व क्या बता रहे हैं, तो पॉइंट सी बताता है डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व की नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, दोनों एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी ठीक है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, हिंदी पहले आप देख लो 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपका क्वेश्चन 24। देखो क्या है, कह रहा है कि भाई सही से पढ़ो और बताओ। देखो क्या है, जब वस्तु की मांगे गई मात्रा के परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। बताओ भाई, जब वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि भाई प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ? नहीं बेटा, ये नहीं बताता। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज होने से, तो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है परसेंटेज, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वर्ड मिसिंग है। आगे बढ़ो, जब वस्तु की कीमत में हुई परिवर्तन का उपभोक्ता की आय के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे कुल व्यय विधि कहते हैं। नहीं बेटा, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से आय में नहीं बेटा, व्यय में, एक्सपेंडिचर में अगर चेंज होता तो उसे हम व्यय विधि बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो इसका सही आंसर है कि कथन पहला और दूसरा दोनों गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है प्राइस से डिमांड में कितना चेंज आया, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। नहीं, प्राइस में परसेंटेज चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो देखना था, तो इसलिए पहला गलत है। और दूसरा क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि वो कह रहा है कि प्राइस के बदलने से इनकम में जो चेंज आया। एक्सपेंडिचर मेथड ये नहीं बोलता कि इनकम कितनी बदली, एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत है आपका 24। इंग्लिश में आपको भी दिखा देता हूं आपका क्वेश्चन 24। इंग्लिश वाले बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, देख लो क्या है क्वेश्चन 24। स्टेटमेंट फर्स्ट कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर विद रिस्पेक्ट इन चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो बेटा सबको पता है ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है, व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। नहीं, प्राइस में चेंज आया इनकम से, तो ये थोड़ा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बताता है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है, इन दोनों के रिलेशन को बताता है। तो स्टेटमेंट पहला भी गलत है यहाँ पे और स्टेटमेंट दूसरा भी गलत है। तो हमारा आंसर जो था इसका वो आंसर नंबर डी था कि भाई दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। चलो क्वेश्चन 25 पे चलो। क्वेश्चन 25 बच्चा क्वेश्चन 25 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन 25 कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि हमारा लागत कॉस्ट का चैप्टर इस बार टर्म 1 में नहीं आ रहा। आगे और बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ जी बिल्कुल, हमारा चैप्टर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़िए। क्या है असर्शन, अभिकथन क्या है, साधन के प्रतिफल की तीसरी अवस्था में कुल उत्पाद गिरना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल सही, हम सहमत हैं। जब हम थर्ड स्टेज में होते हैं तो थर्ड स्टेज में हमारा टीपी क्या करता है, गिरता है। बिल्कुल सही। रीजन में क्या लिखा है, साधन के प्रतिफल की तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोनों लाइनें बिल्कुल सही है। अब आप खुद से पूछो क्यों। देखो सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका है कि असर्शन की लाइन में क्वेश्चन मार्क लगा के
खुद से पूछ लो, असर्शन की लाइन को पढ़ो और खुद से पूछो कि ऐसा क्यों होता है। अब आप मुझे बताओ कि थर्ड स्टेज में टीपी घटता है क्योंकि बोलो क्योंकि एमपी कहां चला जाता है, एमपी नेगेटिव में चला जाता है। तो मतलब दोनों लाइनें भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो इसका आंसर आपका पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। आ जाओ इंग्लिश, तुम्हें भी मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 26 बच्चा, आ जाओ क्वेश्चन 26 पे आ जाओ इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम 26, ये देखो क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, इन द थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। बिल्कुल सही है, तीसरे स्टेज में टीपी गिरता है। और रीजन में क्या लिखा है, इन द थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एमपी बिकम्स नेगेटिव। बिल्कुल सही है, टीपी गिरता है, टीपी गिरना शुरू करता है और एमपी कहां चला जाता है, नेगेटिव। तो लाइनें बिल्कुल सही है बेटा, और इस लाइन की एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। टीपी गिरता है इसलिए क्योंकि एमपी नेगेटिव में चला जाता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। पहले इंग्लिश वाले बच्चों यार आप 27 देख लो, कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, तो हिंदी आपको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कॉस्ट वाले चैप्टर से है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 28 हिंदी आपका ये रहा क्वेश्चन 28। देखो क्या है, किसी देश के उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी पर बड़े पैमाने में विदेशी पूंजी का बाह्य प्रवाह का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी कंट्री से लार्ज अमाउंट में फॉरेन कैपिटल बाहर चली जाए तो इसका पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा। इंग्लिश बच्चों आप भी एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 28 एक बार आप भी देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अरे भाई तुम बताओ यार, अगर आउटफ्लो हो जाएगा, बड़ी मात्रा में विदेशी पैसा देश से चला जाएगा तो क्या होगा, रिसोर्स कम हो गए, संसाधन कम हो गए, और संसाधन कम हो गए तो पीपीसी का क्या होगा, उल्टे हाथ की ओर खिसका, है ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा पीपीसी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। हमारी कई सारी बातें हुई हैं पॉजिटिव नॉर्मेटिव को लेके। इंग्लिश हिंदी आप भी देख लो क्वेश्चन, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इंग्लिश आपने देख लिया ना, हिंदी नीचे ही था ना, हाँ ये रहा हिंदी, वास्तविक अर्थशास्त्र और सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। यार बच्चा देखो, अगर आप किसी आर्थिक समस्या पर बात कर रहे हो जो भूत वर्तमान या भविष्य से संबंधित है, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड है, तो वो आपका वास्तविक अर्थशास्त्र है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और अगर किसी समस्या पर आप चर्चा नहीं कर रहे, अपने विचार दे रहे हो, अपने ओपिनियन दे रहे हो, तो वो नॉर्मेटिव है, बात खत्म। अगर आप किसी भी समस्या पे बात कर रहे हो जो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड है, और वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और अगर आप अपने विचार देने में लगे हुए हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक बात और सुनना बेटा, ये जो वास्तविक होता है ना, इसकी आप जांच कर सकते हो, इसको आप चेक कर सकते हो ट्रू है या फॉल्स है, फैक्ट एंड फिगर से, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड है। और नॉर्मेटिव की जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि ये लोगों के विचार हैं। पॉजिटिव पे आप अपने ओपिनियन नहीं रख सकते, अपने विचार नहीं रख सकते, मतलब कि कथन, मूल्यांकन, वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते। और नॉर्मेटिव पे वैल्यू जजमेंट होता है। तो तीन डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, एक एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको, सुनना। जैसे मैं आपको कहता हूं कि भारत में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अब मैंने क्या किया, आपके आगे मैंने प्रेजेंट से रिलेटेड कोई बात बोली। अब वो बात सही है या गलत है आप चेक कर लो, कैसे, फैक्ट एंड फिगर से। तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये कहता हूं कि भारत की बीजेपी गवर्नमेंट को गरीबी को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। अब मैं बीजेपी गवर्नमेंट को विचार रख रहा हूं अपने, तो ये क्या है, आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जब समस्या पे बात होगी तो पॉजिटिव, और समस्या पे अपने विचार दिए जाएंगे तो नॉर्मेटिव, मतलब सकारात्मक। ठीक है, जाने सबको। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे चलते हैं। पहले हिंदी वाले बच्चों आप ही देख लो क्या है,
हाँ जी, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है कॉस्ट का, लागत का। तो क्वेश्चन 29 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? इंग्लिश तुम्हारा मैंने यही बोल दिया, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। बात हुई है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। जो भौतिक आगत लगाओगे और जो उत्पादन आएगा, दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस बताओ। ठीक है, देखो पहले तो आप ये समझो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसमें आप उसको लिखते कैसे हो? QX बराबर FL के बार, और इधर लॉन्ग रन को कैसे लिखते हो? QX इक्वल टू FL के। इस बात को समझने की कोशिश करो। शॉर्ट रन कहता है कि सम फैक्टर आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल, कुछ कारक स्थिर होंगे, कुछ परिवर्तनशील होंगे। लॉन्ग रन कहता है ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात। दूसरी बात, शॉर्ट रन में फैक्टर दो तरीकों के होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल, और लॉन्ग रन में फैक्टर एक ही तरीके का होता है, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। दो डिफरेंस हो गए, और आपको एक डिफरेंस क्या, एक तो मीनिंग हो गया शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन क्या है? वो टाइम पीरियड जिसमें अगर प्रोडक्शन को बदलना है तो आपको सिर्फ परिवर्ती कारक, वेरिएबल फैक्टर बदलना पड़ेगा। लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड जिसमें अगर प्रोडक्शन बदलना है तो ऑल फैक्टर्स को बदलना पड़ेगा। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, दोनों की इक्वेशन हो गई। और तीसरा डिफरेंस कि शॉर्ट टर्म में फैक्टर दो तरीकों का होता है, फिक्स एंड वेरिएबल, और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो ये तीन डिफरेंस, और जो है उत्पादन फलन क्या है उसकी डेफिनेशन। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 31, देखो क्या है, सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? हमने बोला था ना, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया उसको ही हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैं 3 ग्लास पानी पी चुका हूं, मेरी टोटल यूटिलिटी 30 है, चौथा ग्लास पानी पीने से मेरी टोटल यूटिलिटी 35 हो गई। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या है? 5। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 5। और अगला, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध है? सबको पता है, बात हुई है, बार बार बात हुई है। क्या बात हुई है बताओ भाई, क्या पता है आपको? क्या संबंध है दोनों में? मैं याद दिलवाता हूं आपको ग्राफ के थ्रू, उम्मीद है पक्का भूल गए होगे। ये देखो, ये संबंध है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है, ध्यान दो, जब तक एमयू गिरता है लेकिन पॉजिटिव होता है तब तक हमारा टीयू क्या कर रहा है? लगातार बढ़ रहा है। एमयू 0 पे होगा, टीयू कहां होगा? अपने टॉप पे, और जैसे ही एमयू नेगेटिव जाएगा टीयू गिरना शुरू कर देगा। ये इन दोनों में संबंध है, हमारी बात हुई थी। ठीक है, चलो इंग्लिश हिंदी सबका क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। देख लो बच्चा क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश बेटा आप भी देखो। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? और टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो मैंने आपको बता दिया मीनिंग और दोनों का रिलेशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखो भाई क्या है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले बच्चों यार आप भी यहीं पे समझ लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हमने एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। निम्न रेखा चित्र के आधार पर उपभोक्ता का वह स्तर बताइए जिस पर उपभोक्ता संतुलन में होगा यदि वस्तु की कीमत 4 रुपए है। कह रहा है ग्राफ देख और बता कि कहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है अगर प्रोडक्ट का प्राइस 4 रुपए है। पहले मुझे बताओ यहां पे कितनी वस्तु है? सिर्फ एक वस्तु है, सिर्फ एक कमोडिटी है, यहां पे दो तो नहीं है। अच्छा, अब आप ये याद करो कि वन कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब पीएक्स बराबर हो जाए किसके? एमयूएक्स के, है ना। अब हमें पता है कि कमोडिटी का प्राइस क्या है, वस्तु की कीमत क्या है? 4। अब देखो कि कौन सी इकाई पे, कौन से यूनिट पे उसको 4 यूटिलिटी मिल रही है। ये 4 यूटिलिटी है ना, देखो कौन सी इकाई पे उसे मिल रही है। 4 यूटिलिटी उसे कहां मिल रही है, कौन सी इकाई पे? चेक करो जरा, चौथे पे। लो जी बता दो कि यहां पे कंज्यूमर वस्तु की चौथी इकाई पे, मान लो वस्तु एक्स है, उसकी चौथी इकाई पे 4th यूनिट पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि 4th यूनिट पे क्या हुआ? पीएक्स बराबर हो गया किसके? एमयूएक्स के। बस इस बात को लिखने के 4 नंबर थे आपके।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। आगे रोशन जी समझ में ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 32 क्या है आपके पास, बहुत आसान इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है। आप सबको पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ईडी बराबर माइनस का साइन डेल्टा क्यू हिंदी क्यू में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, बटे में डेल्टा पी मतलब प्राइस में परिवर्तन, इनटू में पी अपॉन क्यू। चलो जी क्वेश्चन को अब पढ़ो। एक वस्तु की कीमत 20 से गिरकर 12 हो गई। बताओ जी 20 रुपए से प्राइस कम होके 12 हो गया। इंग्लिश हिंदी सब ध्यान दो। बताओ कितने का चेंज आया प्राइस में? 20 से 12, बोलो यार कितना चेंज आया? 8 रुपए का प्राइस में चेंज आया, वो भी कैसा? माइनस में चेंज आया। ठीक है, अच्छा जी। और इस वजह से इसकी मांगी गई मात्रा कितने प्रतिशत से बढ़ गई? 40% से बढ़ जाती है। तो इसकी मांग की कीमत लोच याद कीजिए। बच्चा ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले में मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए बड़े वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूं। क्या था आपके पास फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? ईडी बराबर माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कि भाई डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि भाई कीमत में कितना परसेंटेज चेंज आया। आप मुझे बताओ। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। माइनस क्या लिखा है कि कीमत 20 से 12 हो गई और इस वजह से मांग डिमांड 40% से बढ़ गई। अब देखो अच्छी बात कि मुझे ये पता है कि डिमांड कितना बढ़ गया? 40%। बस मुझे किसका चेंज निकालना है? प्राइस का। क्या था प्राइस को चेंज निकालने का फॉर्मूला? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। बताओ जी क्वांटिटी में कितना चेंज है? हेल्प करो मेरी। डेल्टा क्यू कितना है? हेल्प करो। माइनस का 8। देख रहे हो बच्चा, 20 से 12 माइनस का 8 अपॉन में पहले क्या था आपका? प्राइस का चेंज निकाल रहे ना क्लास, ये डेल्टा पी है बच्चा। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो प्राइस में चेंज क्या है? -8। पहले प्राइस क्या था? 20 इंटू में 100। ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट के 4, माइनस का 40। समझ में आया आपको? देखो प्राइस -40% गिर गया। गिर गया मतलब माइनस, गिर गया मतलब माइनस। तो प्राइस देखो 20 से 12 हो गया ना, तो प्राइस 40% से कम हो गया, और इसलिए इसकी मांग कितनी बढ़ गई? 40% से। तो लो जी माइनस तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और 40 से 40 कट के आपका ईडी क्या आ गया? 1। और कभी भी आंसर लिखते हैं तो सिंपल नहीं छोड़ते, ब्रैकेट में माइनस का साइन डालते हैं। वजह क्या है? ये माइनस का साइन बता रहा है कि प्राइस और डिमांड एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित है। बोलो ठीक है। क्वेश्चन आसान था। अच्छी बात क्या थी क्वेश्चन में? कि डिमांड का परसेंटेज चेंज हमें क्वेश्चन ने बता रखा था 40%। हमें बस किसका परसेंटेज चेंज निकालना पड़ा? प्राइस का। क्या फॉर्मूला लगा के? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, कितना प्राइस में चेंज? -8 अपॉन में पी कितना? 20 इंटू में 100। तो जैसा कि मैंने निकाल के दिखा दिया 40। बोलो ठीक हो? कर लोगे इसको? इंग्लिश वाले बच्चों तुम्हें भी ये क्वेश्चन ठीक होगा। और मैंने हिंदी में यहीं पे क्वेश्चन पढ़ दिया है। क्या था? प्राइस में 20 से 12 तक प्राइस गिर गया, और इसलिए डिमांड 40% से बढ़ गया है, और इसलिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच निकालनी है। चलते रहो, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। पेपर में आता है तो बच्चे गलत लिख देते हैं आंसर। मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव के कारण बताइए। इंग्लिश क्वेश्चन देखो क्या है, एक बार इंग्लिश 33 क्वेश्चन नंबर एक बार पढ़ लो। 33 एक्सप्लेन द फैक्टर्स, है ना? एक्सप्लेन द फैक्टर्स राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड। पता है कुछ बेवकूफ बच्चे क्या करते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं है, वो इसमें आंसर, तुम में से भी हो सकता है कोई सोच रहा हो, तो भैया सही सोचना है, गलती नहीं करनी है। कई बच्चे इसका आंसर सोचते हैं प्राइस का कम होना। अरे भाई प्राइस के कम होने से इंक्रीज इन डिमांड नहीं होता है, प्राइस के कम होने से इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। तो जिसने इसका आंसर ये सोचा वो गलत हो गया। क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन डिमांड क्यों है? मांग में वृद्धि क्यों हो रही है? या मांग वक्र राइटवर्ड सीधे हाथ की तरफ मांग वक्र कब खिसकता है? तो बहुत सिंपल, ये पॉइंट के अलावा बाकी सब, ये नहीं बोलना प्राइस कम हो गया, ये बात नहीं बतानी, बाकी सारी बातें बतानी है। जैसे क्या? जैसे मैं बताता हूं, रिलेटिव गुड्स में जो सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है, प्रतिस्थापक वस्तु, वो महंगी हो गई। तो प्रतिस्थापक महंगी तो इसकी डिमांड बढ़ गई। कंज्यूमर जो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु, कार का पूरक पेट्रोल, वो सस्ता हो गया। कंज्यूमर की इनकम
आय उपभोक्ता की बढ़ गई, उपभोक्ता का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि और प्राथमिकता इस वस्तु को लेके बढ़ गया, फ्यूचर में लगता है ये चीज महंगी होने वाली है, तो इनमें से कुछ भी कारण होगा, या मान लो पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ गई, इनमें से कुछ भी होगा, तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, कहां खिसक जाएगा, राइट वर्ड, जिसको हम इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अब याद रखना, अगर इंक्रीज इन डिमांड बोला तो उसमें प्राइस का कम होना वजह मत लिख देना गलती से भी, वरना गलत हो जाएगा। अगर वो बोलता इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में वृद्धि का कारण बताओ, तो आप बिल्कुल सही थे, प्राइस का कम होना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश वाले बच्चों आप पढ़ लो। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज नॉट ऑलवेज लीड टू एक्सपेंशन ऑफ इट्स डिमांड। कीमत में कम होना हमेशा मांग का विस्तार करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ एक्सेप्शन रिलेटेड टू अबव स्टेटमेंट। इस बात के अपवाद में आप बताइए। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, मतलब ये सिंपल सी बात है, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन को ये पूछना है कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन बताओ। एक्सेप्शन समझते हो ना, अपवाद बताओ, कहां कहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। क्वेश्चन हिंदी पढ़ो। किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के कारण सदैव उसकी मांग का विस्तार होता है, प्राइस के गिरने से हमेशा मांग बढ़ जाता है। उपरोक्त कथन से संबंधित अपवाद को एक्सप्लेन करो। अपवाद मतलब अपवाद नहीं बोलता, विस्तार नहीं होता है, तो उपरोक्त कथन से संबंधित अपवाद की स्थिति को बताओ। मतलब कि ये जो लाइन है इसके एक्सेप्शन को बताना है। अरे सिंपल बात, लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद को बताना है। क्या क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। लेकिन जब ये नेगेटिव रिलेशन ना हो तो एक्सेप्शन बन गया। कब कब होगा ऐसा? कई सारे पॉइंट पढ़े हमने। गिफन गुड्स, गिफन वस्तु में क्या होता है, वो सस्ता होता है तो हमें लगता है और बुरा हो गया, हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। अगला बोलो। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, आर्टिकल ऑफ रेपुटेशन, है ना, महंगी चीज, आईफोन, गोल्ड की चीजें, वो क्यों खरीद रहे हैं हम? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो हमें वो नहीं खरीदना चाहिए, फिर भी हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि जब महंगा होता है तो हमें लगता है हमारी रेपुटेशन को शो करेगा। फियर ऑफ शॉर्टेज, जब किसी चीज के खत्म होने का डर है तो आप लॉ ऑफ डिमांड तोड़ देते हो, है ना। और क्या हो सकता है? फियर ऑफ शॉर्टेज में आप लॉ ऑफ डिमांड तोड़ देते हो। और बोलो और क्या हो सकता है? इग्नोरेंस, जब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का ना पता हो, जब आप क्वालिटी को प्राइस से जज करते हो, जब आपको ये लगता है कि जो महंगा है वो अच्छा है, तो भी आप लॉ ऑफ डिमांड तोड़ देते हो। तो मैंने आपको 4 कारण बता दिए जहां पे ये बात झूठी प्रूव हो जाती है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 34। यार एक क्वेश्चन ये पैराग्राफ वाला आता है और मैं हमेशा अपने हर बच्चे को एडवाइस करता हूं, क्या जरूरत है तुझे पैराग्राफ पढ़ने की? तो पूरी किताब पढ़ के गए रे गधे, तूने सब पढ़ा है, पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आक्रमण क्वेश्चन पे करें। नहीं सर, एक बार मैं पेपर दे रहा था, मैंने सीधा क्वेश्चन पढ़ा और उसमें मुझे जो लाइन मिली ना, जो क्वेश्चन मिला, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। तो अच्छा है ना, तो भी तू पहले क्वेश्चन ही पढ़, इससे फायदा क्या होगा, तुझे पता होगा कि पैराग्राफ में क्या ढूंढना है। बात समझ गए? पहला टारगेट रखिए, क्वेश्चन पढ़िए, पैराग्राफ नहीं। 99% चांस ये होगा अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपको वो आंसर आता होगा पहले से ही, पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं। और सिर्फ 1% चांस होगा कि आपको नहीं आता होगा, तो भी अच्छा है, आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको पता है क्या ढूंढना है, सीधा वो ढूंढना शुरू करिए। अब देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, पहले मैं सेकंड पॉइंट पढ़ देता हूं। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? अरे बहुत सिंपल, आप सबको पता है, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स पता है ना आपको क्या होता है, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, टी एंड कॉफी। अब एक बात बताओ, अगर बाजार में प्राइस ऑफ टी बढ़ जाए, या छोड़ो प्राइस ऑफ टी बढ़ नहीं जाए, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर बाजार में प्राइस ऑफ टी कम हो जाए तो इसका कॉफी पे, डिमांड ऑफ कॉफी पे क्या असर पड़ेगा? प्राइस ऑफ टी कम हो गया तो डिमांड ऑफ कॉफी पे क्या असर पड़ेगा? कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी। और अगर प्राइस ऑफ टी बाजार में बढ़ जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा? डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कहने का मतलब आप सबको पता है कि सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, प्रतिस्थापक वस्तु जो है, उसका प्राइस पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। अब जरा समझना, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड एक बात समझना। ये देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं चाय का, टी का डायग्राम बना रहा हूं। देखो
चाय पहले 10 रुपए की थी प्राइस और डिमांड, जब चाय 10 रुपए की थी तो 50 कप चाय बिकती थी। अब चाय 5 रुपए की हो गई, तो जो लोग चाय पीते थे वो तो पिएंगे ही पिएंगे, साथ में जो कॉफी वाले लोग हैं जो अभी तक कॉफी लेते थे वो भी अब चाय सस्ता होने की वजह से चाय की तरफ भागेंगे। मतलब कि चाय के अपने कंज्यूमर तो हैं ही, साथ में चाय को प्रतिस्थापन प्रभाव का फायदा मिला। अब चाय के कस्टमर मान लो 80 हो गए, जो 50 अपने थे वो हैं, और अब चाय सस्ता हो गया अपने प्रतिस्थापन की तुलना में, और इसलिए चाय के साथ किसके कस्टमर जुड़ गए? कॉफी वाले। और इसी बात को हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। ये देख रहे हो, ये इतना आप देख रहे हो, ये हमें प्रतिस्थापन प्रभाव का फायदा मिला। हम सस्ते हो गए, हम चाय हैं, चाय सस्ती हो गई तो इसलिए चाय को फायदा मिला उसके प्रतिस्थापक वस्तु का। समझ गए क्या होता है प्रतिस्थापन प्रभाव? जब एक चीज अपने सब्स्टिट्यूटेड की तुलना में सस्ती हो जाए तो उसके साथ सब्स्टिट्यूशन वाले कंज्यूमर भी जुड़ जाएंगे, प्रतिस्थापक वस्तु के कंज्यूमर भी जुड़ जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है जी, आओ एक और क्वेश्चन। उदासीनता वक्र विश्लेषण किस प्रकार उपयोगिता विश्लेषण से बेहतर है? आईसी अप्रोच किस तरीके से यूटिलिटी अप्रोच से बढ़िया माना जाता है? इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन देख लो एक बार। ये तो हो गया आपका इंग्लिश। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? जैसे मान लो मैं इको का टीचर, ठीक है, अब रोशन भी इको का टीचर है, तो अगर मैं अपनी इको की फीस घटा दूं और रोशन और मैं एक जैसा पढ़ाते हैं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? सब्स्टिट्यूशन का फायदा। मतलब मेरे जो स्टूडेंट है वो तो मेरे हैं ही, साथ में रोशन वाले स्टूडेंट भी क्या होंगे? मैं सस्ता हो गया ना, तो रोशन वाले स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़ेंगे, तो यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। ये तो हो गया। अगले क्वेश्चन पे थे हम, हाउ इज इंडिफरेंस कर्व, मतलब आईसी अवधारणा कैसे बेटर है किससे? यूटिलिटी एनालिसिस से। बच्चों याद करो, आईसी अवधारणा हिक्स की अवधारणा है और यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी अवधारणा मार्शल की अवधारणा है। और मार्शल की एक बहुत गंदी बात है, मार्शल कहते हैं कि जब कोई कंज्यूमर कोई चीज यूज करेगा, आपने एक गिलास पानी पिया तो एक गिलास पानी पी को आपको संतुष्टि मिली, सेटिस्फेक्शन, तो अब आप बताओ कि एक गिलास पानी से आपको कितने यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिली? आप ये बताओ। अब कैसे कोई कंज्यूमर बता सकता है भाई कितनी यूटिलिटी? तो यहाँ पे कंज्यूमर को अंदाजा मारना पड़ता है। सपोज यार मुझे ना बहुत प्यास लगी थी, मैं एक गिलास पानी के लिए 10 रुपए दे सकता था, तो 10 यूटिलिटी। समझ गए? तो मार्शल के अप्रोच में, मतलब यूटिलिटी अप्रोच में, हमें यूटिलिटी अंदाजन बताना पड़ता है, लेकिन हिक्स में, आईसी अवधारणा में ऐसा नहीं है। मैंने पहला ग्लास पानी पिया, मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली, तो मैं उसे बोलूंगा रैंक फर्स्ट। दूसरे ग्लास में कम संतुष्टि मिली तो रैंक सेकंड, तीसरे में और कम संतुष्टि मिली, रैंक थर्ड। क्रम दे दिया मैंने, रैंक दे दिया, तो ये बेटर है क्योंकि रैंक हम दे सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे मार्शल अप्रोच में, यूटिलिटी अप्रोच में, यूटिलिटी अवधारणा में बड़ी समस्या है क्योंकि हमें कमोडिटी के यूज करने पे जो सेटिस्फेक्शन मिली उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए नंबर में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हम कहते हैं कि मार्शल अप्रोच से बढ़िया है किसका अप्रोच? हिक्स का। हिक्स की अवधारणा मार्शल अवधारणा से अच्छी है, आईसी अवधारणा यूटिलिटी अवधारणा से अच्छी है क्योंकि उसमें हमें रैंक देना होता है जो आसान है, और इसमें हमें यूटिलिटी बतानी होती है जो बता पाना, मेजर कर पाना बड़ा 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 मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेपर था। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया। फिर भी मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दो, हम आपके लिए हमेशा हमेशा हाजिर हैं। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पेपर बहुत अच्छा करके आइएगा। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।